वेलकम बैक बच्चों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जामिनेशन 2026 में मतलब कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं। उन बच्चों के लिए खास वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फोकस्ड वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखे, समझे और अच्छे तरीके से याद करें। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट में कर देना, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 80, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जिन बच्चों को इंग्लिश माध्यम से देना है, बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। अब बाकी बात तो अधिकतर बच्चे हिंदी में दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस है। जिन बच्चे को जिस माध्यम से देना हो जवाब एक ही होता है, बस लिखने का वर्जन या अलग तरीका होता है, ठीक है ना। मतलब एक इंग्लिश में लिखेगा, एक हिंदी में लिखेगा, लेकिन जवाब सेम ही होगा, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखो वृत्ताकार मतलब क्या, वृत्त आकार क्या होता है, ठीक है ना। तो सीमा रेखा का व्यास मतलब ये, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बोला गया ऑप्शन ए प्रधान अक्ष, ऑप्शन बी बोला गया मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, और बोला गया सी वक्रता त्रिज्या, और ऑप्शन डी लिखा यहाँ पे गोलीय दर्पण का द्वारक। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो जो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा है पे। अब बी लिखा है प्रिंसिपल फोकस, और सी लिखा है रेडियस कर्वेचर, और डी लिखा है यहाँ पे अपर्चर। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि भैया जब इस तरीके से प्रधान अक्ष गुजरता है ना और ये व्यास होता है, इस व्यास को हम लोग अपर्चर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वार कहते हैं। इसी वजह से बच्चा इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो जाएगा डी। समझ में आ गया ना। समझा के मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं ताकि आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी ध्यान दे बच्चों। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहे हो, उसी प्रश्न में छुपा हुआ रहता है 2 मार्क्स वाले प्रश्न। अगर मैं इसको अच्छे ढंग से अगर समझा दूं, मैं यहाँ पे चाहूँ सीधा ABCD करके भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अच्छे ढंग से समझा के अगर बता दूं तो इससे क्या होगा, जब आप ये बात समझ में आ जाता है तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है, उसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 2 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे उत्तल दर्पण, दूसरा बोला गया यहाँ पे अवतल दर्पण, तीसरा बोला गया समतल दर्पण, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, और डी बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ जो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो फोकस दूरी जो धनात्मक होता है ना वो हमेशा उत्तल दर्पण में होता है, मतलब इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, ये याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव कौन से मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। इसी वजह से सेकंड का हो जाएगा ए, सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, ऐसा कौन सा कलर होता है जिसका वेवलेंथ, ठीक है ना। सॉरी ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बात करने यहाँ पे। बोला गया किस वर्ण मतलब रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया यहाँ पे लाल, ऑप्शन बी दिया नीला, ऑप्शन सी दिया पीला, और ऑप्शन डी दिया वहां पे बैगनी। तो तीसरा की अगर बात करें तो लाल, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड का। और इसी वजह से रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, रेलवे ट्रैक पे नहीं मतलब जो ट्रैफिक लगता है उसमें रेड सिग्नल रहता है, इसीलिए ताकि वो दूर से ही लोगों को जो है पता चल सके, क्योंकि इसका वेवलेंथ है ना बहुत ज्यादा होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें बहुत ज्यादा होता है, दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको खतरे का सिग्नल की बातें करते हैं घंटी, इससे रोका जाता है लाल रंग दिखा के, है ना, क्योंकि इसका लंबा रास्ता तक तय करना होता है। फिलहाल आपका क्वेश्चन का जवाब है 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, बोला यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी पुतली पे, ऑप्शन सी कॉर्निया पे, ऑप्शन डी आइरिस पे। बच्चों इसका जवाब है सीधा सीधा ए रेटिना पे पड़ता है, मालूम होगा ही, ठीक है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे पड़ता है, रेटिना पे पड़ता है। चलो इसमें आपको याद पहले से ही, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सबको मालूम भी होगा। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है
पानी, ऑप्शन बी लिखा है यहाँ पे लोहा, और ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पे कांच, ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे निर्वात। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको, जिन बच्चों को यहाँ पे हिंदी में अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब खाली जगह। और जहां पे अगर खाली जगह होता है निर्वात में, तो वहां पे जो लाइट का जो स्पीड होता है, ठीक है ना, प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक होता है ना। बाकी बात वाटर में कम होता है, ग्लास में कम होता है, आयरन में तो बहुत ही कम होता है। समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला यहाँ पे दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि, निकट की वस्तुओं की, ऑप्शन बी बोला कि दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी बोला केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, और ऑप्शन डी लिखा यहाँ पे केवल बड़ी वस्तुओं को। तो 6 नंबर की अगर बात करें तो वो हमेशा दूर की वस्तुओं को ही देख सकता है। दूर दृष्टि वाला नेत्र का साफ साफ देखा जा सकता है दूर की वस्तुओं का। द फार आईसाइट कैन सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश हिंदी यहाँ पे दोनों में समझ में आ जाना चाहिए। चलो, बाकी बात तो हमको मालूम है, यहाँ पे अधिकतर बच्चे हिंदी में ही इसका जवाब देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया बच्चा 7वां नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पे आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट इन प्लेन मिरर, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड बीम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अभिसारी होगा, ऑप्शन बी समानांतर होगा, ऑप्शन सी अपसारी होगा, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब कोई भी अगर अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पे आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज होगा हमेशा अभिसारी ही होगा। मतलब इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहला क्या होगा? कन्वर्जिंग ही माना जाता है। जब कन्वर्जिंग बीम से इंसिडेंट प्लेन के हिसाब से बात करेगा, उसका रिफ्लेक्टेड बीम भी कन्वर्जिंग ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 8वां नंबर बोला यहाँ पे यदि एक प्रिज्म से, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिज्म है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विचलन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। If a monochromatic rays passes through the prism, which will not happen, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे करके गया ये वाला, ये जो लाइट होता है ना, इसमें जो लिखा हुआ है एक प्रिज्म के द्वारा एक वर्णिक किरण, मतलब इसको हम तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सफेद किरण या सूर्य की प्रकाश किरण, तो आप उसको कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक रे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि ये जब इस पे अगर पड़ेगा तो यहाँ पे डिविएट नहीं करता है, इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे ये नहीं करेगा, रिफ्रैक्शंस करेगा, डिविएशंस करेगा, नाम सी बात होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं होगा? तो हम कहेंगे डिस्पर्सन यहाँ पे नहीं होगा। डिस्पर्सन जो है ना यहाँ से बाद होता है डिस्पर्सन, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की अगर बातें करें तो बाद में होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, डिस्पर्शंस नहीं होगा, रिफ्रैक्शंस होगा, डिविएशंस होगा, और डिविएशंस के बाद ही जो है ना वो अलग अलग तरीके से बातें होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बचा क्या बात करेंगे, तो 8 का अगर बात करें तो आप सी लगा सकते हो। यदि एक प्रिज्म से एक वर्ण किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर पे बोला गया वायु में, कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 9 की बात करें तो धनात्मक होता है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स, जैसी कॉन्वेक्स की बातें चला तो हमेशा ग्लास में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, प्लस। ये हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर बोला गया यहाँ पे जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो 2 बार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 10 का बी लगा देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें, नहीं मालूम है तो इसको याद कर लें, क्योंकि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की जो अनुदिश है, यहाँ पे इंग्लिश में भी समझ सकते हो, बोला कि हाउ मेनी टाइम्स विल अ लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्रैक्शन। तो 2 बार करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 2, मतलब बी, ठीक है। 11वां नंबर पे चलते हैं, बोला कि यहाँ पे स्विच लगाए जाते हैं। कहां पे स्विच लगाया जाता है? ऑप्शन ए भू योजित तार में, ऑप्शन बी ठंडे तार में, ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पे गर्भ तार में, ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे इनमें से सभी। ऐसा नहीं है, गर्भ तार में लगाया जाता है स्विच, जो हमेशा लगाया जाता है ना, स्विचेज आर कनेक्टेड इन हॉट एंड पॉजिटिव वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें लगाया जाएगा, किसमें? पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। स्विच जो लगाया जाएगा वो पॉजिटिव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वीं नंबर
बोला गया यहाँ पे जूल पर कॉलम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे वोल्ट। ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चा यहाँ पे इसका जवाब जो हो जाना चाहिए हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, जूल पर कॉलम। तो जूल के लिए हम लोग वर्क भी कहते हैं यहाँ पे, और कूलम्स का मतलब होता है यहाँ पे कूलम्स जो चार्ज की हम लोग बात करते हैं ना उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आप वोल्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चलेगा, कौन सा? डी हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, 12 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। टेस्ला मतलब टी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी अगर ऐसा बात आए तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन यहाँ पे देख ही सकते हो, टेस्ला, ऑप्शन ए बी बोला गया फैराड, ऑप्शन सी बोला गया वेबर, ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो है नहीं, हम लोग जानते हैं पहले से चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चा टेस्ला होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये समझ में आ गया ना, ये लगा देना टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया यहाँ पे विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन से उसमें प्रभाव पर नहीं, ऑप्शन सी बोला यहाँ पर रासायनिक प्रभाव से, ऑप्शन सी बोला गया चुंबकीय प्रभाव से, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो 14 का अगर बात करें बच्चा, विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल, इंग्लिश में कहीं लिखा होगा यहाँ पे विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल, है ना। तो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे कहा गया हिंदी में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाए, चुंबकीय प्रभाव से ही है ना। इलेक्ट्रिक बेल जो घर में जो स्विच लगा रहता है, कोई जो बेल बजाता है ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही काम करता है। ठीक है ना, तो मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाया भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 14th का सी। ठीक है, 14th का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर बोला गया यहाँ पे डायनेमो बदलता है, क्या बदलता भैया? ऑप्शंस ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शंस बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो है ना, जब हम लोग बातें करते हैं तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो चेंज कर देता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रहे, 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोला गया यहाँ पे अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन से प्रकिरण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो 16 का बच्चा अगर बात करें यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द कलर ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन के हिसाब से, कितना वो डिस्पर्स कर सकता है, कितना डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, द कलर डिपेंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जितना भी कलर अगर डिपेंडेंसेबल अगर रिफ्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है, हाँ यही होगा। ऑप्शन डी लगा देना, 16 का क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला कि एक मोटर कार के पृष्ठदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? ऑप्शन से वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी वस्तु से बड़ा, ऑप्शन सी वस्तु से तुल्य, और ऑप्शन डी बोला कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। एक मोटर कार के जो पृष्ठदर्शी दर्पण होता है बच्चा, बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। ठीक है ना, जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया हिंदी में तो यहाँ थोड़ा इंग्लिश में देख लो। द इमेज फॉर्म इन द रियर व्यू मिरर ऑफ मोटर कार इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा बनाता है। तो 17 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर बोला यहाँ पे एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? ऑप्शन से विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल से दुगुना, ऑप्शन सी बोला गया विद्युत वाहक बल से कम, और ऑप्शन डी बोला गया पे इनमें से कोई नहीं। ऐसा है नहीं, जब एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का जो मान हो जाता है वो विद्युत वाहक का बल से कम हो जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से बच्चा ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ पे? सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 19 नंबर बोला यहाँ पे एक अवतल, ठीक है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव के फोकस के ठीक मध्य बीम के लिए आवर्धन का क्या होगा? ऑप्शन से 1 होगा,
ऑप्शन बी 2 होगा, ऑप्शन सी 1/2 और डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। देखिए मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट बोला गया, यहाँ पे मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में जो कॉनकेव मिरर की बातें चल रहा है, खासकर बोला गया यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस, एक अवतल दर्पण के लिए, है ना। तो यहाँ पे जब मिड पॉइंट होता है कॉनकेव के लिए तो हमेशा 2 को बन जाता है, ठीक है ना। इसके अवदान जो होगा वो 2 माना जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में जो है ना आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा 19 का बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर बोला गया यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के जलने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बोला गया इनमें से सभी, तो सभी हो जाता है, ठीक है। जब ये ईंधन अगर जलता है, जब भी अगर जीवाश्म ईंधन के जलना होता है, जलने पे जो ऑक्साइड उत्पन्न होता है वो कार्बन में भी होता है, सल्फर में भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एवं मतलब इनमें से सभी है 20 का, ठीक है बच्चों। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन के लिए वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है क्या? ऑप्शन ए ओमीटर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी बोला गया वोल्ट मीटर। नहीं, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अगर बातें करें बच्चा वो होता है हमेशा ओम मीटर में ही होता है। और जितने भी छोटा छोटा अगर ऐसा मात्रक दिया गया, ठीक है ना, फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया, सूत्र, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से याद कर लो, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा उससे, ठीक है बच्चों। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला गया यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी क्या लिखा है वोल्ट। तो बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा वोल्ट, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वोल्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर बोला गया यहाँ पे समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है, कैसा? लाइट ट्रेवल्स इन होमोजेनियस मीडियम इज कैसा? ऑप्शन ए लिखा है यहाँ पे वक्र रेखा, ऑप्शन बी लिखा है वृत्त में, ऑप्शन सी लिखा और निश्चित तरीके से, और ऑप्शन डी लिखा है सरल रेखा से। तो हमेशा सरल रेखा से ही यहाँ पे गमन होता है, सीधा सीधा चलता है कि नहीं है? प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? अपने सीधी रेखाओं से चलता है, इसी वजह से हम यहाँ पे सीधी रेखा बोलो, या हम कह सकते हैं यहाँ पे सरल रेखा से में, ठीक है ना। तो 23 का क्या हो जाएगा बच्चा? डी हो जाएगा। चलो चलते हैं 24 की तरफ। बोला गया यहाँ पे यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं क्या होगा? अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया है, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने बोला था यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं हो सकता है? तो डिस्पर्शन नहीं हो सकता है, मतलब वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर बोला यहाँ पे जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻20 पावर दिया गया, घात दिया गया कुलम्स, और बी लिखा 1.6 इंटू 10⁻18 कुलम दिया गया, पावर है यहाँ पे, या घात भी बोल सकते हो। तो यहाँ बोला यहाँ पे ऋणात्मक आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है? तो हम ये लगाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 19 की बात होना चाहिए। सी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा? सी। ये आपको याद रखना, ये वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, रिविजन के तौर पे तो आप देख रहे हो, एग्जाम में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 26 नंबर, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो भैया लिटमस पेपर के बारे में बताइए क्या हो सकता है? सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। अगर ब्लू से अगर रेड हो गया मतलब क्या हो सकता है? अम्ल तो होबे करेगा, ठीक है ना। तो अम्ल का जो पीएच स्केल होता है वो हमेशा 7 से नीचे होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करोगे तो बताओ 7 से नीचे कौन नजर आ रहा है? एक तो 7 है, तो 7 तो न्यूट्रल होता है, ये 7 से अधिक है, ये भी 7 से अधिक है, बच गया ये, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। एक घोल लिटमस पेपर को जब भी अगर ब्लू से रेड हुआ तो हमेशा ध्यान रखना है वो अम्ल ही होगा, और जैसे अगर रेड से अगर ब्लू होता है तो हम उसको क्षारीय बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। बाकी बात चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, लोहे की परमाणु संख्या कितना है?
कितना, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा, है कि नहीं है? तो सीधा लगा सकते हैं, 26 है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब जो परमाणु संख्या है कम से कम अच्छे तरीके से 1 से लेकर 30 तक तो याद कर ही ले। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप बताओ बच्चा, सल्फर कितना नंबर पे होता है? अगर सल्फर आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर 16 नंबर पे अगर है, ठीक है ना, तो क्या रखते हो? 2, 8 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, है ना, 8 2 10 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 28 की अगर बातें करें यहाँ पे, तो बाह्यतम कक्षा मतलब क्या? बाहर, इसका मतलब 6, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब ये जो आपको इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं, वो आपको करने के लिए आना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी तरीके से अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बाहरी की कक्षा क्या है, या पहली कक्षा में कितना रखेंगे, तीसरी कक्षा में कितना होगा, है ना, या उसके वैलेंसीज कितने होते हैं, उसके संयोजकता कितना हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसका जवाब है सी, 28 का। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया यहाँ पे 29 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी एनोडीकरण, ऑप्शन सी बोला गया स्मृतिकरण, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। ऐसा है नहीं, जब भी अगर एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया जब होना शुरू हो जाता है बच्चा, तो हम लोग वहां पे कह सकते हैं इसमें एनोडाइजिंग मतलब एनोडीकरण होना शुरू हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ ऑन एल्युमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मतलब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 29 हो गया। 30वां नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इज द मोस्ट रिएक्टिव? आप यहाँ पर आप देख सकते हो, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा? CH4, C2H6, C2H4 या C3H8? तो 30 की अगर बात करें बच्चा, तो हमेशा होगा यहाँ पे C2H4, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। मिथ इथ मतलब इथेन की बात चल रहा है, ठीक है ना, ये क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। 30 का क्या हो जाएगा बच्चा? सी नंबर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। बोला गया यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? एक यहाँ पे आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं भैया, जो आपके पास किताब है ना, जो एनसीईआरटी पढ़ते हो या बीआरसीटी पढ़ते हो, ठीक है ना, करना बस इतना है, उसमें जितना भी समीकरण है ना क्या बोलते हैं रासायनिक विज्ञान का, उतना अच्छे तरीके से ढंग से याद कर लो। उसके अलावा कहीं से भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना, उतना याद कर लोगे तो आपका साइंस का जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे ढंग से चला जाएगा। ठीक है, जो किताबें हैं आपके पास उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, सारे जवाब आपकी किताब में पढ़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में बच्चे आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? तो ये है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी वाले ऑप्शंस में। ठीक है ना, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन प्लस में क्लोरीन के साथ बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शंस लगा देना 31 पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 32। क्या बोला गया यहाँ पे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग लेगा अभिक्रिया करने के लिए, आप उसको क्या कहते हो? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी अभिकारक, और ऑप्शन सी बोला गया ए एंड बी दोनों, या डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो है ये नहीं, उत्पाद तो होगा नहीं, इनमें से दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या है ना बच्चा, आपने सीखा होगा जैसे ए प्लस बी यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से मान लीजिए अगर होता है, यहाँ बोला अभिक्रिया करना है, तब ए और बी के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ मान के चलते हैं कोई प्रोडक्ट निकल के आएगा, मतलब इधर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इधर वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इधर जो फाइनल जो रिजल्ट आते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं, है ना। तो बोला यहाँ पे जो भाग लेगा, तो भाई रिएक्शंस करते समय, अभिक्रिया करते समय इधर क्या रहता है? अभिकारक रहता है, इधर क्या रहता है? उत्पाद रहता है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोला यहाँ पे टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा बच्चा 33 का क्या हो जाएगा? ए। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 34 नंबर बोला गया यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन कार्बोजेलिक समूह है? तो कार्बोजेलिक समूह के लिए
सी यहाँ पे आर मतलब नंबर ऑफ कार्बन हम लोग जोड़ सकते हैं, और ओ ओ एच मतलब यहाँ पे सी, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन जोड़ सकते हैं, और एच ओ ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना। ये केटोनाइक अगर बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे बोला गया है जो कार्बोजिलिक ग्रुप का होना चाहिए, तो कार्बोजिलिक ग्रुप का क्या हो जाएगा बच्चा, 34 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये होता है कार्बोजिलिक ग्रुप का सी, इसमें ऑप्शन सी यही लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, कार्बोजिलिक ग्रुप का बताओ। चलो इसलिए सी लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोला यहाँ पे निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होगा। ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हो, CO2 ए, ऑप्शन बी बोला CO, ऑप्शन सी बोला यहाँ पे CO2, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे Cl2। तो 35 की अगर बात करें बच्चा, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होती है। इसका मतलब क्या है, सॉरी CO2 बोल रहे हैं, यहाँ पे SO2 है, CO2 तो यहाँ पे है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्लोरीन हुआ, और ये क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर और यहाँ पे अगर डाई लगाना है तो डाई हो जाएगा, और ऑक्साइड, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसका नाम क्या है बच्चा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो ये बात समझ में आ गया। सी हो जाएगा 35 का। प्रश्न संख्या 36 में बोला यहाँ पे द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, सॉरी यहाँ पे निकेल की परमाणु संख्या कितने हैं। निकेल Ni बोला यहाँ पे, निकेल का परमाणु संख्या बच्चा कितना है 27, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी बोला गया 28, ऑप्शन सी बोला गया 29, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे 30, नहीं बिल्कुल नहीं, तो कितना है 28 है। आई थिंक ये है ना भैया, 28 ही होना चाहिए। निकेल की जो परमाणु संख्या है वो कितना है 28 है, 36 का बी लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें। नेक्स्ट बोला कि एक जांच प्रश्नावली में दिए गए विलयन में जो मिलने वाला होता है, एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच के प्रश्नावली में विलयन जो था वो क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ दिया गया। एक मान लीजिए आपके पास है ना ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट का उसको प्रश्नावली बोलते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में बोला गया है विलयन में एक लोहे की कील को डुबा दिया जाता है, और आधा घंटे के बाद, जैसे आपने देखा हो किताब में कुछ इस तरीके से ट्यूब होता है, ठीक है ना। अब उस ट्यूब में इस तरीके से कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ होगा, और इसमें कील जो है ना बोला गया है डाला गया है, ठीक है। और 1.5 आवर बोला गया, मतलब 30 मिनट के बाद जब उसमें से निकाला गया है तो उसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है इसमें जो है प्रश्नावली में वो किस प्रकार का विलयन डाला गया था। ऑप्शंस ए अगर देखोगे यहाँ पे दिख रहा है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, और ऑप्शन डी लिखे यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट। तो 37 की अगर बात करें बच्चा, तो बहुत सारे बच्चे ने जवाब दे चुका होगा, मन में सोच लिया होगा, और उसका जवाब है कॉपर सल्फेट ही होगा जो कलर चेंज कर रखा होगा, क्योंकि ये हम विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट की बातें कर सकते हैं, है कि नहीं है। चलो आयरन और कॉपर की अगर बात करें तो कलर चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन कौन सा था 37 का। अब आते हैं 38 नंबर पे। बोला कि यहाँ पे एथेनॉल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, H2SO4 क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम गर्म करने पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनता है। एथेनॉल को जब हम लोग सांद्र अगर कराते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फॉर्म और हीटिंग इथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब इथेनॉल को H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन में अगर हीट करेंगे तो बोला गया यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गैस बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बता दिया। ऑप्शन सी बोला गया C2H6, बी बोला यहाँ पे CH4, ऑप्शन सी बोला गया C2H2, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे C2 और H4। ऐसा तो है, ठीक है ना, C2H4 वही हम लोग बातें कर सकते हैं मिथ मतलब यहाँ पे इत की बात होगा इथेनॉल, ठीक है। वैसे इथेनॉल नहीं बनेगा, इथाइन बन जाएगा, है कि ना। C2H4 की बात चले, एक दो कार्बन है ना, मान लीजिए 2 कार्बन की बातें बोला, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना जोड़ना है 4 गो, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 4 को जोड़ना है तो 1, यहाँ पे जोड़ेगा 3। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड के साथ लगने वाला CH2। अब यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ भी जोड़ दो CH2 डबल बॉन्ड के साथ है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इथाइन के साथ बोलेंगे मिथ
इथ, तो इथाइन के हिसाब से इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये बन जाएगा, डी वाले ऑप्शन है ना बन जाना चाहिए, डी वाले C2H4। 38 का क्या हो जाएगा बच्चा, C2H4 मतलब ऑप्शन डी। बाकी आप लोग क्रॉस चेक करना क्या आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये फॉर्म हो रहा है। चलो अगला प्रश्न पे आते बच्चा, बोला गया 39 नंबर, क्या बोला गया, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है, मतलब एलोट्रॉप से। ऑप्शन ए गंधक का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, ऑप्शन डी सिलिकॉन का, ऑप्शन डी बोला गया कार्बन का। कार्बन का है कि नहीं है, तो यहाँ पे लग जाएगा कार्बन, ठीक है। हीरा जो है ना वो कार्बन का एलोट्रॉप्स माना जाता है, ठीक है बच्चों। ये सब क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो सब 100 में 100 पक्का जो है ना पिट के आएगा। चलो अगला प्रश्न की बातें करते हैं, बोला कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखो ये तो भाई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की अगर बात करें, 1 ग्राम, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं नहीं, सीधा सीधा बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ही देखो क्या है ना, जो गोल्ड, गोल्ड को बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो ये डक्टिलिटी के हिसाब से इसको है ना पूरे पीट 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 के जो लंबा सा तार खींचा जा सकता है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो आपको नजर आ रहा है ना इसमें से यूनिट, वो सबसे ज्यादा लगा दो। बाकी बात इसका हम ये मैनुअली कहोगे ना, इसको सॉल्व करके बताए इसमें इतना होगा, तो हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया 1 ग्राम गोल्ड का जो है ना हमेशा 2 किलोमीटर तक कम से कम लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 40 का लगा दो डी, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, बोला कि यहाँ पे निम्नांकित में से, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे है 41 नंबर। 40 तो हो गया ना, 2 किलोमीटर आप 1 ग्राम सोने से बना सकते हो तार। 41 नंबर क्वेश्चन बोला कि 41 नंबर, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है, इसमें से कौन ऐसा है जो जल में मिल जाएगा। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन डी मीथेन, ऑप्शन सी बोला गया ग्लूकोज, ऑप्शन डी बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा ध्यान रखें ग्लूकोज मिलता है ना। ये सब में से अगर सबसे पहले अगर बात करें अच्छे तरीके से पानी में मिल जाएगा, वो ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नांकित में कौन अमलगम है। ऑप्शंस ए कॉपर जिंक नहीं है, ऑप्शंस भी बोला कि लीड, यहाँ पे स्टेनेनियम बोल सकते हैं, यहाँ पे टीन होता है, ठीक है ना, कॉपर टीन। और बोला गया सोडियम मरकरी, जी हाँ बिल्कुल। अमलगम के लिए अगर बातें करें बच्चा, ये होता है डी, मरकरी जो है ना इसमें आ जाएगा। इंग्लिश में देख सकते हो इसमें से कौन सा होगा, सोडियम और मरकरी, मतलब ऑप्शन क्या लगा देना डी। ये सब में नहीं होता है शामिल, ये शामिल होता है सोडियम और मरकरी, ठीक है ना। तो 42 क्या हो जाएगा डी। चलते हैं अगला प्रश्न पे 43 नंबर, बोला कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए इथेन, एथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी इथाइन, और बोला गया ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकते बच्चा। तो हम लोग 43 की अगर बात करें तो एथिलीन जो होता है ना वो एथीन का IUPAC नाम होता है, ठीक है, याद करने की जरूरत है। ये जो साइंस की बातें करें, हाँ मैथ्स में तो आपको सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको क्या करना होगा, याद रखने की जरूरत है। और अच्छे तरीके से आपने 1 साल पढ़ा लगभग में, है कि नहीं, तो आपको लगभग में याद तो होना चाहिए। अब आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, फास्ट रिवाइज के हिसाब से बात कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जवाब आने चाहिए, ठीक है ना। और लगभग में जो हम क्वेश्चंस की बात करें सब एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप देखो, समझो, याद कर लो, और आने वाले जितना भी आपके वीडियो है ना सब लगभग एग्जाम फोकस्ड वाले ही मिलने वाले आप लोगों को। चलिए बच्चा चलते हैं क्वेश्चन 44 नंबर पे, बोला यहाँ पे ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र अगर CH4H8O अगर है तो इसका क्रियाशील समूह क्या हो सकता है। ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन मतलब कीटोनॉन, मतलब केटोनोइक के हिसाब से बनता है ना। आप देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, एल्डिहाइडिक, ऑप्शन बी लिखा है केटोनोइक, यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी देख लो, एल्डिहाइडिक, और बी लिखा यहाँ पे केटोनोइक, और ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहलिक, और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 44 का अगर बात करें तो केटोनोइक, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे ब्यूटेनॉन, नॉन जो हम लोग उच्चारण करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो नामांकन करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे है ब्यूटेनॉन के लिए नॉन, ONU अन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे होता है किटनॉन, जो दोनों तरफ क्या लगाता है अपना कार्बन कार्बन बॉडीगार्ड रखता है, इसी वजह से किटनॉन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो केटोनोइक लगा सकते हो, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं 45 नंबर, बोला यहाँ पे एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच, 2 परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन हो सकते हैं। एल्काइन, ठीक है ना। तो एल्काइन के लिए अगर बात कर रहे हैं बच्चा,
एल्केन, एल्काइन, है ना। तो यहाँ पे कितने परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन एक बोला गया 2, ऑप्शन बी बोला गया 3, ऑप्शन सी बोला गया 5 और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे 7। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो हमेशा एल्काइन में 2 कार्बन जब एक साथ रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्केन, एल्काइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना एल्काइन की बात करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से तो एल्केन, ठीक है ना, एल्कीन, एल्काइन यहाँ पे लग जाना चाहिए 3, ठीक है। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन एल्काइन? हाँ देखो इंग्लिश में यहाँ पे साफ साफ कर दिया, YNE है ना, तो YNE में हमेशा 3 गो होता है। देखो यहाँ पे क्लियर कर दो, जैसे ANE अगर लास्ट में दिखाई दिया तो आप सिंगल की बातें कर सकते हो, ठीक है ना। अब बाकी बात ENE अगर नजर आ जाएगा तो 2 की बात कर सकते हो, जैसे YNE अगर आ गया है तो 3 की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश भी अच्छे तरीके से कभी कभी पढ़ लेना, जो थोड़ा बहुत आपको जो है ना आसान कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बी लगा दो, 3 यहाँ पे बना देगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। बोला यहाँ पे सीने बार किस धातु का अयस्क होता है? तो मरकरी का होता है। क्या मरकरी आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा अच्छा वैसे देख लेना चाहिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और मरकरी। तो 46 की अगर बात करें तो मरकरी होता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, सीधा क्या लगा देना, मरकरी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, द्रवण विधि, ऑप्शन बी निस्तापन विधि, ऑप्शन सी हाथ से चुनकर, ऑप्शन डी बोला फेन उत्प्लावन विधि। नहीं, सल्फाइड ओर्स की अगर बातें करें बच्चा तो निस्तापन विधि से होता है। 47 का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ऐसा हो सकता है क्या? सल्फाइड ओर है, ठीक है, तो सल्फाइड ओर्स को अगर कौन से विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैल्कुलेशंस होता है ना, सल्फाइड अयस्क दिया गया शानदार निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जा सकता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो भैया यहाँ पे लगा देंगे बी, ठीक है ना, निस्तावर विधि से हम कर सकते हैं। बाकी ये फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से अगर करेंगे तो काम चलने वाला था, लिक्विडेशन से करा नहीं सकते, सल्फाइड ओर है ना, तो हम लोग कैल्कुलेशन कराते हैं, है ना बच्चा। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन लगा दो, सही जवाब सल्फाइड अयस्क के लिए सही रहता है, ठीक है ना। तो अब ये और लगा, इसलिए बी ऑप्शन मैं लगाना चाहता हूं। अगर आपको कोई भी लग रहा है इस प्रश्न में, ठीक है ना, क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। कौन सा? 47 नंबर। वैसे ये तो 100% सही, ठीक है ना। बहुत सारे मुझे लग रहा है डाउट, जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड भी ऐसा होता है जिसमें लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका क्या जवाब है? अगर वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर बोला यहाँ पे जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी लिखे यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 48 की अगर बातें करें तो हो जाएगा हाइड्रोजन। जल के विद्युत अपघटन में हमेशा ध्यान रखना कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। विच गैस इज लिबरेटेड ऑन द कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन मतलब ऑफ वाटर हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं 49 नंबर पे। बोला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण वाला होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, है ना, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे सल्फर। नहीं, क्लोरीन। क्लोरीन है ना भैया, बहुत ज्यादा अधात्वीय होता है, बहुत ज्यादा ही अधात्वीय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग लगा देंगे अधात्वीय। वैसे भी जो हैलोजेंस ग्रुप के होता है ना, 17 नंबर ग्रुप में जो भी आता है लगभग में सब होते हैं, ठीक है ना, चमकीला अधात्वीय होता है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्लोरीन का होता है, ठीक है बच्चों। तो 49 का हो जाएगा ए। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट और पेंट्रा हाइड्रेटेड, मतलब ये होता है, सीधा बात, फॉर्मूला याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50वां नंबर प्रश्न का उत्तर है वो बी है, ब्लू विट्रोल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल का ये ध्यान रखना, यही होता है, कॉपर सल्फेट और 5 जो है ना यहाँ पे पेंट्राहाइड्रेट हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 51 नंबर प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए
पवन ऊर्जा ये है, सौर ऊर्जा ये भी है, जल विद्युत ऊर्जा ये भी है, इनमें से सभी मतलब ये सब है, मतलब इसमें से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ये प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला प्रश्न पे। 52 नंबर बोला गया यहाँ पे निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस ए C3H8, ऑप्शंस बी C3H4, ऑप्शन सी C2H6 और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे CH4। निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच 3 यहाँ पे संबंध होते, 3 से C3 होना चाहिए, 3 यहाँ पे संबंध की बातें बता रहा है। तो 52 की अगर बातें करें यहाँ पे कार्बन के हिसाब से तो वही होना चाहिए, C3H4 की बातें होना चाहिए तभी तो होगा, क्योंकि 3 कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। तो 3 कार्बन है ऐसे करके, और यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन से, तो कहाँ कहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओगे। ठीक है ना, एक यहाँ पर अगर मान लेते हैं 3 है, अब 3 है डबल बॉन्डिंग के साथ, चलो यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन है तो कहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ। ठीक है ना, तो 2 गो लगा दो यहाँ पे, 2 गो यहाँ लगा दो। ठीक है, कितना हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा भैया। 3 आबंध संबंध होना चाहिए, 3 3, 2 2 4, 2 4 2 4 ऐसे करके भी हो जाना चाहिए, और 3 3 की बात करेंगे तो हो ही जाना चाहिए। बाकी बात आपका क्या जवाब है, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन का होना जरूरी है तभी तो वो बन रहा है। बाकी इसमें C3H8 आप स्टेबल करके देखो, स्थापित करके देखो क्या स्थापित हो रहा है, यानी इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 3 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें से 3 कार्बन के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा, वही पूछ रहा है। ठीक है ना, 3 बॉन्डिंग के हिसाब से अगर 2 कार्बन लेते हैं और इस तरीके से मान लीजिए बॉन्डिंग बनाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये स्टेबल तो हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने बता दी, इस वजह से मैं बता देना बी। ठीक है, 52 का हो जाएगा 52। क्या बोल रहे हैं, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोला गया यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी बेंजीन। ये जो एरोमेटिक यौगिक होता है ना बच्चा, एरोमेटिक यौगिक हमेशा किसको कहा जाता है, बेंजीन को बोला। C6H6 की बातें करें यहाँ पे, तो यहाँ पे यही चलेगा। ठीक है, बेंजीन। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो बोला कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाता है। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाता है। ऑप्शन से अपमार्जक, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी बोला यहाँ पे रबर। तो 54 की अगर बात करें तो उच्च वासीय अम्ल वाला सोडियम लवण जो होता है ना, उसको साबुन के हिसाब से कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, तो बी हो जाएगा साबुन। सोडियम सॉल्ट इज हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड साबुन। अब बताओ, यहां से 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, आप यहां से भी ले सकते हो क्वेश्चंस का जवाब। चलो अगला क्वेश्चंस की देखते हैं। 55 नंबर बोला कि यहाँ पे एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, वो किस आधार पे रखेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए, जो ब्यूरी साहब ने यहाँ पे लॉ दिए थे वो 2n² पे दिए थे, 2n²। यही इसी पे हम लोग मैक्सिमम नंबर अगर बातें करें इलेक्ट्रॉन, अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा में, ठीक है, रखते हैं ना, इस वाले फॉर्मूला से रखते हैं, सी नंबर वाले फॉर्मूला से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बोला गया बच्चा 56 नंबर, साइटोन का आकार जो होता है वो कैसा होता है। ताराकार, ऑप्शन बी बोला गोलाकार, ऑप्शन सी बोला गया त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो 56 की अगर बात करें बच्चा, तो 56 का होता है ताराकार, मतलब स्टार लाइक जो है ना, हमेशा साइटोन्स का शेप होता है, शेप होता है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 57, 57 बोला, यहाँ पे 97 नहीं है, 57 मैंने बोला, निम्नांकित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी बोले यहाँ पे ऑक्सीन। 57 की अगर बात करें बच्चा, ये भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, एथिलीन भी होता है, ऑक्सीन भी होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। ठीक है ना, ये पादप हार्मोन नहीं है। ये पता है किस कौन सा हार्मोन है, ये एनिमल्स में होता है। ठीक है ना,
ये खासकर एनिमल्स में होते हैं। बाकी ये सब प्लांट 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 मतलब पौधे में मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा? जानवर में, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये जानवर में पाए जाते हैं, इसी वजह से ये पादप हार्मोन नहीं है, ये वाला। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, 58 नंबर। बोले यहाँ पे यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन से श्वास नलिका, ऑप्शन बी बोला गया यकृत, ऑप्शन सी बोला गया वृक्क, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे फेफड़ा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो यूरिया जो इंटर करते हैं ब्लड के हिसाब से, वो लीवर के हिसाब से होता है, यकृत के हिसाब से, ठीक है ना। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में प्रवेश करता है, ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, 59 नंबर पे। बोला कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी मृदा। 59 की अगर बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बातें बोला गया है, तो कवक यहाँ पे दे सकते हो। टेम्परेचर देखो यहाँ पे है ना, क्योंकि इंग्लिश में देखो बायोटिक किसको बोलते हैं? जो जिंदा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं है ना, जैसे प्लांट और एनिमल्स। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इंग्लिश में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, एयर बिल्कुल नहीं, सॉइल बिल्कुल नहीं, फंगस में होता है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे कवक जो जैव मतलब जीव किसमें होगा? कवक में। मृदा में होगा नहीं, वायु में होता नहीं, तापमान में होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ चुका होगा, कितना होगा? 59 का बी होगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पे आते हैं, 60 नंबर बोला कि यहाँ पे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से बीज, ऑप्शन बी जायगोट, ऑप्शन सी बोला गया शुक्राणु, और ऑप्शन डी बोला गया अंडाणु। नहीं, जब मेल और फीमेल का जब गैमेट्स कंबाइन होता है तो बन जाता है भैया जायगोट बन जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है यहाँ पे? 61 नंबर क्वेश्चन, 61 61 नंबर बोला गया पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन ए कोशिकाएं रक्तिकाओं में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी छाला में, छाला नहीं मतलब छाल में, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से सभी। तो प्लांट का जो वेस्टेज मटेरियल होता है भैया, वो कहाँ पे स्टोर होगा? तो सब जगह पे जो है स्टोर होता है। इसी वजह से चाहे वो सेलुलर फाइब्रोस की बात करें, लिप्स की बातें करें, बार्क की बातें करें, या तीनों बोले, मतलब तीनों, इनमें से सभी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 62। बोला यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सामान्य अनुसूथिलिन रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है? तो अधिकतर बच्चे को मालूम होना चाहिए, सामान्य जो होता है ना, नॉर्मल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, लगभग में हम कह सकते हैं 80, ठीक है ना। 80 mm के हिसाब से हम नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की अगर बात करें, 63 नंबर 63 नंबर बोला कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, कौन सा? ऑप्शन ए असमजात अंग, ऑप्शन बी समजात अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो है नहीं। जो 4 लिम्स की अगर बात करें ऑफ मैन, कैट एंड बैट का, वो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, वो हो जाता है समजात अंग का, ठीक है। बातें ध्यान रहेगा ना, क्या हो जाएगा? समजात अंग। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला यहाँ पे? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी जो है वो क्या चीज के लिए होता है? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या होगा? इन प्लांट। तो प्लांट जहां पे भी अगर पादप की बात कर रहा है तो आप पौधा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बोला है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, क्या चीज को ले जाता है? आपको मैंने ये सब बात बता चुके हैं। क्या बोला यहाँ पे? ऑप्शन से जल संवहन में, ऑप्शन बी बोला गया एमिनो अम्ल संवहन में, और ऑप्शन सी बोला गया ऑक्सीजन संवहन में, और ऑप्शन डी बोला गया भोजन संवहन में। ऐसा नहीं है, प्लांट जो है ना, फोलेम की अगर बात करें हम लोग, एक होता है जालम, दूसरा होता है फोलम। तो फोलम हमेशा क्या होता है? यहाँ पे फूड को जो है ना अगर देखा जाए तो लेके जाता है, मतलब भोजन संवहन करता है। डी ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी तो भैया चाहे जो भी एग्जामिनेशन अभी चल रहा है उसका, वैसे खासकर मेरे विद्यारंजन एकेडमी चैनल पे कॉमर्स का 11, 12 ग्रेजुएशन और जितने भी मैनेजमेंट कोर्स है उसका वीडियो आता है, और साथ ही साथ
10th क्लास का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना, इन क्लासों का वीडियो आता है। तो इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर कर दें, चाहे आप आगे चल के जो 10th में है वो आगे चल के 11th 12th में जाएंगे, उनको भी इस चैनल से फायदा होगा, क्योंकि अगर कॉमर्स लेते हो या मैनेजमेंट कोर्स कोई भी लेते हो तो उसके लिए है। बाकी बात 10th क्लास का तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ये दोनों क्लासेस 10th और 12th वीडियो यहाँ पे लगभग कंटिन्यू, जब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जाम की बातें चलेगा, रिविजन, बाकी बात जैसे सेशन स्टार्ट होता है उसी तरीके से आपका वीडियो भी पढ़ाई वाले भी चैप्टर वाइज आता रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये तो हो गया, नहीं बोला कि 65 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आपने सुना ही होगा कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे 65 की अगर बातें करें, 65 ही है ना प्रश्न, 32 दांत, बोला 32 ही तोड़ देंगे तो 32 दांत, ठीक है। अगला प्रश्न बोला गया 66 नंबर, जो एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या हो सकता है? एड्रोजन क्या हो सकता है? ऑप्शन से नर लिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी मादा लिंग हार्मोन्स, ऑप्शन सी पाचक रस, और डी बोला कि इनमें से सभी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग सीधा सीधा कहेंगे ये नर लिंग हार्मोन्स होता है। एड्रोजन जो होता है ना वो एक मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगला प्रश्न के तरफ। 67 नंबर बोला कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए तंत्रिक काकशिरा, ऑप्शंस बी तंत्रिक काक्ष, और सी बोला गया डेंड्राइट, ऑप्शन डी बोला गया कोशिका पिंड। तो ध्यान से यहाँ पे सुने, न्यूरॉन्स का वो हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल ली जाती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। ऑप्शंस क्या लग जाएगा? सी। अब यहां से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है। क्या जो डेंड्राइट से आप क्या समझते हो? तो आप क्या लिख दोगे? न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां से जानकारी हासिल किया जा सकता है उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। ये भी आपके लिए सही है, ठीक है ना। तो बातें समझ में आ गया। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए डेंड्राइट, ठीक है। 68 नंबर पे चलते हैं। बोला कि यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन में आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा है पे लामार्क, ऑप्शन डी लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन सी लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या दिया था। इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना, याद होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हो बच्चा, क्या होना चाहिए 68 का जवाब? तो जॉर्ज जॉन मेंडल साहब। वैसे तो हम लोग कह सकते हैं बी का, ठीक है ना। मटर का छमी का अगर बातें करें तो यही दिए थे, पी, सॉरी बी नहीं पी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 69 का, क्या भैया अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोले यहाँ पे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर किस पे करता है? जल पर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोला कि सूर्य की रोशनी पे, ऑप्शन सी बोला कि क्लोरोफिल पे, ऑप्शन डी लिखा पे इनमें से सभी पर। तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश की अभिक्रिया निर्भर जो होता है, ये जो ऑप्शंस जो लिखा है यहाँ पे 69 का बच्चा, ये सब पे करता है, इनमें से सभी पे करता है, चाहे वो सूर्य की रोशनी पे बात करें, क्लोरोफिल पे बात करें, सब पे करता है, ठीक है। 69 नंबर का यही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूत्र मार्ग से, ऑप्शन बी मूत्र वाहिनी से, ऑप्शन सी बोला गया ए एंड बी दोनों से, या डी बोला गया यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चा। यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यूरेटर्स, मतलब मूत्र वाहिनी के द्वारा जाता है। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी इज ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरेटरस, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा बच्चा? बी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 71। रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी उत्तक, और ऑप्शन डी बोला गया इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। कोशिका बोला गया ब्लड, व्हाट इज ए ब्लड? सो ब्लड इज क्या कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से टिश्यू। क्या होता है यहाँ पे? टिश्यू हम लोग कह सकते हैं। सेल तो है ना, सेल में तो अलग चीज होता है, तो यहाँ पे टिश्यू ही कह सकते हैं, उत्तक ही कह सकते हैं। तो 71 का क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। 71 का क्या हो जाएगा? सी उत्तक। प्रश्न नेक्स्ट 72 नंबर बोला गया यहाँ पे, फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? फूल में
नर प्रजनन अंग हैं क्या? ऑप्शन ए वर्तिका, ऑप्शन बी बोला गया वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी बोला गया अंडाशय, ऑप्शन डी बोला गया पुंकेश्वर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर्स क्या हो गया? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इंग्लिश में भी देख लो ओवरी, या बोल सकते हैं एंड्रोसियम। ठीक है ना? क्या होना चाहिए भैया? यहाँ पे होना चाहिए एंड्रोसियम, ऐसा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कह सकते हैं, है कि नहीं है? तो स्टिग्मा लगाओ, स्टिग्मा वर्तिकाग्र बोल सकते। फूल में जो नर प्रजनन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर्स, उसको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम शायद है ना। आप यहाँ पे डी लगा लो, ठीक है ना। 72 का अगर बातें करें तो आप डी लगा सकते हो, एंड्रोसियम। वैसे स्टिग्मा भी होता है, ठीक है ना। पुंकेश्वर, पुंकेश्वर, ठीक है, यहाँ पे आप डी लगा लो। लेकिन मेरे हिसाब से है ना, इसमें हमको लग रहा है सस्पेंशन बना हुआ, वैसे एंड्रोसियम भी हम लोग बोल सकते हैं। जी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन 73 का। क्या बोला कि यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी बोला यहाँ पे वेजमैन, ऑप्शन सी बोला गया चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे लामार्क। तो 73 की अगर बात करें बच्चा तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये बातें लिखा गया, द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला अगर बात करें 74 का, बोला कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रास नाली, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी बोला गया छोटी आंत, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे आमाशय। तो 74 की अगर बात करें यहाँ पे तो हो जाता है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है ना, छोटी आंत होता है। देखो बड़ी आंत का मतलब होता है उसका व्यास ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो व्यास ज्यादा होने की वजह से, जैसे ये मान लीजिए पाइप की तरह आंत है ना, इस तरीके से अगर मान के चलते हैं, तो इसका व्यास ज्यादा होने की वजह से इसको बोला जाता है बड़ी आंत, ठीक है ना। और छोटा अगर मान लीजिए पाइप है, पतला दुबला है, इसका व्यास अगर कम है तो इसको बोला जाता है छोटी आंत, है ना। लेकिन इसका लंबाई अगर बात करें बहुत ज्यादा होता है, इसका लंबाई बहुत ही कम होता है। तो इसके हिसाब से जो सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत का ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। 74 क्या हो जाएगा बच्चा? सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 75 की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन से गर्भाशय, ऑप्शन बी बोला गया शुक्र वाहिका, और ऑप्शन सी बोला यहाँ पे डिम वाहिनी, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे अंडाशय। तो 75 की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है, ये वास्ट डिफरेंस इसको इंग्लिश से बोलते हैं, और इसको शुक्र वाहिका बोलते हैं, जो कि एक जनन मादा खासकर, ठीक है ना। मादा मतलब फीमेल की बातें चल रही है यहाँ पे, ये फीमेल का नहीं है, ये मेल का है ना। जिसमें स्पर्म जो है ना स्टोर होता है, स्पर्म को क्या कह सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आता है। तो ये वाला भाग जो है ना मेल का है, फीमेल का नहीं है। तो नहीं आपसे पूछ रहा है ना, नहीं नहीं। चलो तो 75 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे 76 पे बोला कि किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोला कि यहाँ पे ऐसे कौन सा जीव होगा जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन से मक्खी, ऑप्शन बी पंछी, और ऑप्शन सी बोला कि मनुष्य। देखो मनुष्य में तो होता ही है, पक्षी को आपने मारा होगा, ठीक है ना, या देखा होगा, उसमें रेड ब्लड बिल्कुल निकल के आता है, तो इसका मतलब उसमें भी हेमोग्लोबिन होता है। लेकिन पूछ रहा नहीं होता, इसमें तो बात होगा ही नहीं। बच गया मक्खी। अब मक्खी का मार के देखो, उसमें से अगर ब्लड निकला तो अब मान लेना वो हेमोग्लोबिन है, और नहीं मिला तो अब बोलो नहीं है। वैसे यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो 76 की अगर बातें करें बच्चा तो मक्खी होगा, ठीक है ना, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात करें 77 नंबर, बोले यहाँ पे मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन होती है, सीधी बात, ठीक है ना। 12 से 20 दिन होता है, बाकी बात इस समय नहीं होता है। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, 78 नंबर बोला यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस ए रॉबर्टसन्स, ऑप्शंस बी डार्विन, ऑप्शंस सी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी बोला गया ब्राउन। तो बताओ बच्चों यहाँ पे प्रसिद्ध जो पुस्तक है, किताब है द माइक्रोग्राफिया, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 78 की अगर बातें करें तो 78 मतलब सी, यहाँ पे लगा दो रॉबर्ट हुक। द माइक्रोग्राफिया जो है ना लिखा गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था।
ठीक है। बाकी बात अगर जहां कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जहां पे एक दो जगह क्वेश्चंस में मैंने दो ऑप्शन बता दिया है, तो आपको बस करना इतना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेने उस आंसर का, जहां ये आंसर होना चाहिए, बाकी सारा जवाब मेरा सही होता है। बाकी बात आपको क्या कहना है, एक बार क्रॉस चेक करना, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, तो हो सकता है मे भी एक दो क्वेश्चन इधर हो सकता है, इसके लिए आपको क्रॉस चेक करना होगा। अगला प्रश्न बोला यहाँ पे 79 नंबर, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी बोला उत्तक विज्ञान, ऑप्शन सी बोला आनुवांशिकी, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे साइटोजेनेटिक्स। क्या कहलाता है? तो 69 की अगर 79 की अगर बात करें बच्चा, तो होता है इसको साइटोलॉजी कहा जाता है, मतलब कोशिका विज्ञान कहा जाता है। जब भी अगर कोई ऐसा साइंटिफिक स्टडी प्लांट और एनिमल्स में खासकर सेल के बारे में अगर पढ़ाई लिखाई करे, तो उसको क्या कह सकते हैं? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की अगर बात करें 80 नंबर, तो बोला कि यहाँ पे पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, या ऑप्शन डी फैटी एसिड के रूप में। तो 80 का अगर बात करें बच्चा, हमेशा ध्यान रखना है पौधों में भोजन जो है वो हमेशा स्टार्च के रूप में चिपचिपा टाइप में है ना स्टोर रहता है, जमा होता है। तो हो जाएगा 80 का बी। तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, जो हम लोग इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग जो है ना अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, जो कि एग्जाम फोकस्ड वाले प्रश्न है, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये हुआ 80। और यहाँ तक अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना, जवाब आपको लग रहा है नहीं ये असहज है, मतलब गलती है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। हो सकता है गलती होने के चांसेस, हो सकता है एक आध क्वेश्चन, सारे नहीं, जहां मैंने बोला कमेंट करने के लिए उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते बच्चा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरीके से ये मॉडल सेट है। आप यहाँ पे देख लो, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो इसी में से क्वेश्चंस आपको आएगा, ये 100% अच्छे तरीके से आप रट लो। साइंस के बच्चों, साइंस के लिए मतलब साइंस जो अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट या लॉन्ग सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप क्वेश्चन जो देख रहे हो, इसका जवाब अगर आपको चाहिए, अगर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का जवाब अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, इसका जवाब आपको मिल जाएंगे। जो कि इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट के कैटेगरी में आएंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता ये सारे क्वेश्चंस आपको आएगा, मैंने ये कहा इसमें से क्वेश्चंस आपको आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन नहीं है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये आपके रिविजन्स के लिए है, बस ये आपको जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने शो किया है, दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक साइंस का आपको कहाँ तक समझ में क्या आया है, तो आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देने हैं। और आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन से 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, आपके लिए मैथ, साइंस, ठीक है ना, और सोशल स्टडीज का क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जामिनेशन में आएगा, उसका अभी आप लोग थोड़ा वेट करें, आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन जो बाकी है उसमें हम लोग करेंगे रिवाइज, ठीक है ना, याद करेंगे, और तब हम जो फाइनल बात करेंगे उसमें से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स की या ऑब्जेक्टिव, अच्छा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जा रहा है वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो, ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, इतना समझ जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।